हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेकिन यंग मास्टर, क्या तुम्हें याद नहीं, कल तुमने सबके सामने मुझे ही गलत ठहरा दिया था। तुमने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ। एबल ने तुरंत सिर झुका लिया। आई एम सॉरी। लेकिन काउंटेस यही नहीं रुकी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले तुम कितने आज्ञाकारी बच्चे थे। पता नहीं तुम्हें इतनी बदतमीजी से जवाब देना किसने सिखा दिया। फिर उसने ऐसे अभिनय किया जैसे एबल की बात से उसे पूरी रात नींद नहीं आई हो। माथे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, मैं बार बार यही सोच रही थी, कहीं हिज एक्सीलेंसी ने ही तुम्हें ऐसा बोलना तो नहीं सिखाया। एबल ने घबराकर तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, हिज एक्सीलेंसी की कोई गलती नहीं है। उसने खुद को दोष देते हुए कहा, गलती मेरी है, मैं ही बुरा बच्चा हूँ। काउंटेस तो यही चाहती थी कि एबल खुद को ही दोषी समझे और उसकी बातों में आ जाए। वो एबल के मासूम दिल के साथ खेल रही थी। वो उसे यकीन दिला रही थी कि गलती उसी की है, जबकि असल में गलत वो खुद थी। उसने हैडिस का नाम बीच में लाकर एबल के मन में शक पैदा करने की कोशिश की। धीरे धीरे वो उसे उसी इंसान से दूर कर रही थी जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। काउंटेस ने सिर हिलाया। हिज एक्सीलेंसी तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से वो तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखा पाए। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने जो रिक्वेस्ट मुझसे की है उस पर मैं सोचूंगी। अगर असल में चाहते हो कि मैं लेडी हिलक्लिफ के साथ अपना बिहेवियर बदलूं, तो पहले तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। सबसे बुरी बात ये थी, वो ऐसा दिखा रही थी जैसे एबल पर कोई एहसान कर रही हो। असल में वो उसे यही सिखा रही थी कि बड़ों का गलत बिहेवियर भी चुपचाप सहना चाहिए। एबल के छोटे छोटे हाथ कांपने लगे। धीमी आवाज में उसने कहा, मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि गलती मेरी है। ये सुनकर काउंटेस के होठों पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उसने अपनी छड़ी से हल्का सा डेस्क पर टैप किया और आदेश दिया, अपने शूज उतारो, डेस्क के ऊपर चढ़ो और घुटनों के बल बैठ जाओ। नेक्स्ट सीन। आयशा पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत मुश्किल प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हो। लेकिन सच तो ये था, वो अपने ज्वेल कोर को छिपाने की प्रैक्टिस कर रही थी और हैडिस हमेशा की तरह उसके सामने खड़ा उसे सिखा रहा था। उसने आयशा को आंखें सिकोड़ते हुए देखा तो बोला, ये आंखें छोटी करके देखने की आदत तुम्हें किसने सिखाई? मैंने कहा था अपना माइंड शांत रखो और अपने अंदर की मैजिक एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। आयशा ने थकी हुई सांस छोड़ी। योर ग्रेस, अगर मैं ऐसा कर पाती तो आज यहाँ खड़ी ही क्यों होती? वो हल्का सा मुस्कुराई। अगर मेरे अंदर इतना टैलेंट होता तो होली टेम्पल मुझे अब तक अगली सेंटेंस बना चुका होता। हैडिस ने उसकी बात सुनकर सूखी हंसी हंसी। तुम्हारी कल्पना सच में कमाल की है। उसके हिसाब से जो लड़की अपनी ज्वेल कोर तक नहीं छिपा सकती, उसके सेंटेंस बनने की बात तो बहुत दूर की थी। आयशा ने फिर से गहरी सांस ली। उसे लगा था कि हैडिस मजाक कर रहा होगा जब उसने कहा था कि वो खुद उसे मैजिक कंट्रोल करना सिखाएगा, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह सीरियस था। अब तो हाल ये था कि आयशा को ब्रेकफास्ट ठीक से खत्म करने का भी समय नहीं मिलता। सुबह होते ही उसे सीधे हैडिस के ऑफिस बुला लिया जाता। ट्रेनिंग शुरू। हैडिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हर क्रिसेंटियन के लिए अपने ज्वेल कोर को कंट्रोल करना बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती थी, लेकिन आयशा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसके ज्वेल कोर अब भी उसकी कलाई में साफ दिखाई देता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो अपना मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर पाती थी, चाहे जितनी कोशिश कर ले। उसे अपने अंदर कोई एनर्जी महसूस ही नहीं होती थी। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर हैडिस ने कहा, हमारे एम्पायर के लगभग एक तिहाई लोग अपने ज्वेल कोर की पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, इसलिए तुम कोई अलग नहीं हो। लेकिन अगले ही पल उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन जिनकी नसों में क्रिसेंटिया का खून ज्यादा मौजूद होता है, वो लोग अपनी पावर आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, मेरी तरह। आयशा ने उसकी तरफ आंखें सिकोड़ कर देखा। अच्छा, तो आप इतने स्पेशल हैं। वो मुस्कुराई। अगर आपकी पावर इतनी ही शानदार है तो मुझे दिखाइए। हैडिस बिना कुछ बोले उसके पास आया। उसने धीरे से आयशा का हाथ पकड़ा और अपनी मैजिक एनर्जी उसके ज्वेल कोर में भेजने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां आयशा की कलाई को छुई, आयशा हल्का सा कांप गई। इनका हाथ कितना गर्म है। तभी उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, हैडिस फायर मैजिक इस्तेमाल करते हैं,
तो क्या वो अपने शरीर का टेम्परेचर भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं? आयशा ने बिना एक पल सोचे हैडिस का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बिल्ड इन हैंड वार्मर जैसा है। वो खुशी से उसके हाथ हल्के हल्के रगड़ते हुए बोली, मैं हमेशा सोचती थी कि इतनी ठंड में भी आप इतने हल्के कपड़े कैसे पहन लेते हैं, लेकिन अब समझ आया, वजह यही है। और बस क्रेसेंटिया का महान ड्यूक एकदम लाल पड़ गया। हैडिस ने तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया और घबराकर बोला, तुम ये क्या कर रही हो? आयशा ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। ओह सॉरी, बस आपका हाथ बहुत गर्म और अच्छा लग रहा था। हैडिस ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर बोला, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ने का मन है तो सीधे कह सकती हो। फिर थोड़ा उसके करीब आकर बोला, मुझे थोड़ी सी स्किनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखती रही, फिर शांत आवाज में बोली, लेकिन हम अभी इतने क्लोज भी नहीं हैं। वो मन ही मन सोच रही थी, आज इन्हें हुआ क्या है? हैडिस ने हल्का सा से टेढ़ा किया। तुम मुझे किसी अजनबी की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? इतनी शर्माने की क्या बात है? मत भूलो हमारी जल्द ही शादी होने वाली है। इतना कहकर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो। आयशा ने तुरंत जवाब दिया, नो थैंक यू। हैडिस फिर बोला, कम ऑन, मैं कह रहा हूं ना, इसे पकड़ो। मैं भी तो कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, हैडिस ने जिद करते हुए कहा, बस एक बार। आयशा ने फिर इनकार किया, नहीं। कुछ देर तक दोनों के बीच यही प्यारी सी नोकझोंक चलती रही। आखिर में हैडिस ने अपना आखिरी दांव खेला। अगर आज ये मौका छोड़ दिया तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा। अब आयशा सच में परेशान हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाकर कह दे, मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन अजीब बात यह थी, वो हैडिस को शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। आखिर क्यों, ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं। उसने धीरे से अपना हाथ हैडिस के हाथ में रखा और दोनों की उंगलियां आपस में जुड़ गई। फिर वो अपनी कलाई पर चमकते ज्वेल कोर की तरफ देखकर बोली, अब प्लीज मुझे ये सिखाइए कि इसे छिपाते कैसे हैं। लेकिन हैडिस की हालत ही खराब हो गई। हाथ पकड़ने का आइडिया तो उसी का था, लेकिन अब वो खुद ही सांस लेना भूल गया था। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। वो लगातार आयशा के चेहरे को देखे जा रहा था, जैसे उस पर किसी मैजिक का असर हो गया हो। अभी कुछ देर पहले तक जो आयशा को छेड़ रहा था, अब खुद सबसे ज्यादा शर्मा भी वही रहा था। अब दोनों फिर से ज्वेल कोर की ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगे। हिल्सक्लिफ फैमिली हमेशा से अपनी लाइट एट्रीब्यू ब्लड लाइन के लिए मशहूर रही थी। नोबल फैमिलीज में इतनी शुद्ध लाइट एट्रीब्यू मिलना बहुत ही रेयर माना जाता था। उन्होंने कई पीढ़ियों तक इस ब्लड लाइन को संभाल कर रखा था। सुनने में ये बहुत ही बड़ी बात लगती थी, लेकिन आयशा को ये सब थोड़ा बेकार सा लगता था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे अगर मैं सच में इस पावर का इस्तेमाल कर पाऊं तो काफी कन्वीनियंट होगा, है ना? हैडिस ने भी उसकी बात से सहमति जताई। लाइट एट्रीब्यू वाले लोग वैसे ही बहुत रेयर होते हैं। अगर कोई इसे सही से इस्तेमाल कर पाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आयशा सोच में पड़ गई। उसके मन में एक थ्योरी आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस दुनिया में पैदा ही माना के बिना हुई हूँ। अगर ऐसा था तो शायद हिल्सक्लिफ फैमिली की जनरेशन दर जनरेशन घटित हुई टैलेंट आखिर में उसके पास आकर पूरी तरह खत्म हो गई थी। लेकिन अगर वजह ये नहीं थी तो फिर उससे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ज्वेल कोर को क्यों नहीं छिपा पा रही। इसी बीच हैडिस ने शांत आवाज में कहा, क्या मैंने आपसे चिंता न करने के लिए नहीं कहा था? मुझे किसी हीलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मुझे चोट पहुंचा सके। आयशा फिर से चुप रह गई। इसका कॉन्फिडेंस सच में अलग ही लेवल का है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन वो हैडिस की बात को पूरी तरह गलत भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो सच में बहुत ही ताकतवर था। फिर भी आयशा को अपने नहीं एबल की चिंता थी। उसे पता था अगले साल एबल अपनी पावर पर कंट्रोल खो देगा और घर से भाग जाएगा। अगर किसी तरह उसकी अपनी लाइट मैजिक जाग जाए तो शायद वो हैडिस को अपने बेटे के लिए जान देने से रोक सके। उसके मन में अचानक नॉवल की हीरोइन डेबोरा फेलोरस का ख्याल आया।
आया। अगर फायर अट्रिब्यूट ताकत और विनाश की निशानी थी तो लाइट अट्रिब्यूट पवित्रता की। लाइट मैजिक वाले लोग घाव भर सकते थे और लोगों के शरीर व मन से अंधेरा और करप्शन भी दूर कर सकते थे। लेकिन एबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि एक बार पूरी तरह बाहर आने के बाद वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। जितनी ज्यादा वो अपनी पावर इस्तेमाल करता उतना ही उसका दिमाग टूटने लगता। धीरे धीरे वो एक बर्जरकर बन जाता। हर लड़ाई के बाद उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी भयानक दर्द से गुजरता था। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वो हमेशा मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहता। पूरे पर्सोना की दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जो उसके दर्द को सच में खत्म कर सकता था, डेबोरा फेलोरस। उसकी लाइट एट्रीब्यूट इतनी शक्तिशाली थी कि वो एबल के अंदर जमा सारी करप्शन को पूरी तरह साफ कर सकती थी। बहुत से दूसरे लाइट यूजर ने भी एबल को हील करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो उसकी करप्शन अपने अंदर लेने की भी कोशिश की और उसी पल उनकी मौत हो गई। आखिर में डिबोरा ही एबल की एकमात्र उम्मीद बन गई। नॉवल के ऑथर ने डिबोरा को ही एबल की डेस्टिन सेवियर बना दिया, इसलिए पूरी दुनिया में सिर्फ वही लाइट पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकती थी। ये सोचकर आयशा अचानक हंस पड़ी। मतलब ऑथर ने प्लॉट के लिए बाकी सारे लाइट यूजर को जानबूझकर वीक बना दिया। वो मन ही मन बड़बड़ाई, मैं तो सोच रही थी कि इस दुनिया में आने के बाद एक दिन अचानक मेरी भी कोई ग्रैंड अवेकिंग होगी, कुछ होली मेड्स जैसा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना शानदार होता। उसने दोनों मुट्ठियां कस ली। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। उसने पूरी ताकत से अपना मैजिक जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ, कुछ भी नहीं, एक भी बदलाव नहीं आया। आखिरकार उसने हार मान ली। वो धीरे से अपना सिर टेबल पर रखकर बोली, आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत बेकार हूँ। नाक सिकोड़ते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, आप भी मुझसे परेशान हो गए होंगे। लेकिन हैडिस ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं क्यों परेशान होऊंगा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यही बात हमेशा एबल से भी कहता हूँ, तुम्हें कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। आयशा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रोंग हैं कि खुद को भी बचा सकते हैं और बाकी सबको भी। तो मुझे बेकार की बातों की टेंशन लेना बंद कर देना चाहिए, है ना। लेकिन आयशा सच्चाई जानती थी। उसे पता था अगले ही साल हैडिस की मौत होने वाली है। वो मासूमियत से बोली, लेकिन फ्यूचर कोई भी नहीं जानता। आप हमेशा फ्रंट लाइन में रहते हैं, हर समय खतरे से घिरे रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो। उसने धीरे से हंसने की कोशिश की, फिर तो मैं इतनी छोटी उम्र में ही विडो हो जाऊंगी। हैडिस ने उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ थामे रखा, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़कर मर जाए। उसकी नजरें एक पल के लिए भी आयशा से नहीं हटी और उसका हाथ अब भी उसी के हाथ में था। वो पल सच में किसी रोमांटिक सीन से कम नहीं था। ट्रेनिंग खत्म होते होते आयशा पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी सारी एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी। मूड भी बिल्कुल डाउन था। लेकिन ये उदासी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अब वो एबल के साथ गार्डन में वॉक पर थी। शुरू में उसे चिंता हुई। उसे पता चला था कि आज एबल ने काउंटर्स के साथ काफी समय बिताया था, लेकिन जब उसने एबल के चेहरे की वही प्यारी सी मुस्कान देखी तो उसने राहत की सांस ली। काश तुम्हें पता होता आयशा, हमारे छोटे से एंजल को तुम्हारी कितनी जरूरत है। और जैसे किसी ने उसके मन की दुआ सुन ली हो। आयशा की नजर अचानक एबल के चलने की तरीके पर गई। वो हल्का सा लंगड़ा रहा था। आयशा तुरंत घबरा गई। यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? क्या अभी भी थकान है या फिर काउंटर्स की पढ़ाई ने आपको बहुत थका दिया? उसने प्यार से कहा, चलो वापस चलते हैं, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन एबल ने तुरंत सिर हिला दिया, लेडी हिलक्लिफ नहीं, मैं आपके साथ वॉक पर जाना चाहता हूँ। मैं पूरे दिन इसी पल का इंतजार करता हूँ। इतना कहकर उसने बिना झिझके आयशा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। मैं बिल्कुल नहीं थका, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। आयशा को लगा आज एबल थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल फिर पिघल गया। अचानक एबल खुशी से बोला, क्या आपको पता है, जब मैंने फादर को बताया कि आपको मेरे दिए हुए फूल बहुत पसंद आए, तो उन्होंने गार्डनर्स को वैसे ही और भी फूल लगाने का ऑर्डर दे दिया। वो खुशी खुशी नए लगाए हुए फूलों की तरफ इशारा
इशारा करने लगा। आयशा हैरान रह गई। ये हैडिस ने किया? उसने मन ही मन सोचा। ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे इंसान निकले, या फिर क्या वो सिर्फ किसी खास इंसान के साथ ही ऐसे रहते हैं? वो मुस्कुराकर बोली, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अगली बार उनसे मिलूंगी तो थैंक यू जरूर कहूंगी। फिलहाल उसे कम से कम खुश होने का नाटक तो करना ही था। एबल मुस्कुराया। फादर बहुत अच्छे और बहुत जेंटल हैं, और आप भी। आयशा ने बस मुस्कुराकर उसकी बात मान ली, लेकिन सच तो ये था उसका पूरा ध्यान सिर्फ एबल की क्यूटनेस पर था। फिर भी वो झूठ नहीं बोल रही थी। नोबल में भी हैडिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और शायद इसलिए एबल अपने पिता को आखिरी सांस तक भी भूल नहीं पाया। अचानक आयशा के मन में एक डरावना ख्याल आया। अगर एबल मेरी जगह अपनी जान दे दे तो? उसने अपने मन में एबल की निर्जीव बॉडी की कल्पना की, और उसी पल उसका दिल जोरों का दर्द करने लगा। उसका चेहरा अचानक उतर गया। एबल ने तुरंत नोटिस कर लिया। घबराकर उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आयशा तुरंत संभली। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया था। लेकिन एबल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने गंभीर होकर कहा, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आयशा ने हार मानते हुए गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन पहले प्रॉमिस करो ये बात किसी को नहीं बताओगे। फिर उसने धीरे से अपनी कलाई दिखाई, जहां उसकी ज्वेल कोर साफ दिखाई दे रही थी। एबल की आंखें बड़ी हो गई। वो बिल्कुल वैसे ही शॉक हो गया जैसे पहली बार हैडिस हुआ था। आयशा ने उदास होकर कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इसे छिपा नहीं पाती। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। एबल ने बिना देर किए उसे दिलासा दिया, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज उदास मत होइए। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, थैंक यू। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। वो प्यार से बोली, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। ज्यादातर लोग तो 10 साल की उम्र के बाद ये सीखते हैं, लेकिन तुमने तो इतनी छोटी उम्र में ये कर दिया। तुम सच में एक प्रोडिजी हो। एबल ने तुरंत सिर हिलाया। वो जरूरी नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि आप अपनी ज्वेल कोर नहीं छिपा पाती, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। उसने मासूम मुस्कान के साथ कहा, इसलिए प्लीज अपने बारे में इतना बुरा मत सोचिए। फिर एबल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, अपनी इस कमजोरी के बारे में कभी भी किसी को मत बताइए। आयशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान आ गई। लेकिन तुम कोई आम यंग मास्टर नहीं हो। ये सुनते ही एबल का चेहरा लाल हो गया। वो शर्म से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी ईमानदारी से एक वादा किया, माय लेडी, मैं अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। आयशा का दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। उसकी आवाज में सच्ची खुशी और अपनापन था। नेक्स्ट सीन, उधर एना चुपचाप लूफमाउंट एस्टेट के हॉलवे में इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। वो अपने सीक्रेट मिशन पर थी। उसका मकसद था एस्टेट की मेड से दोस्ती करना, लेकिन ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। ये मिशन आयशा ने उसे दिया था, और इसके पीछे एक खास वजह थी। आयशा एस्टेट का असली माहौल जानना चाहती थी, और ऐसी जानकारी सबसे जल्दी किसके पास होती है? गॉसिप करने वाले सर्वेंट्स के पास। इसलिए आयशा ने एना से कहा था, मुझे पता लगाकर बताओ स्टेट के सर्वेंट और बाकी एम्प्लॉयज एबल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? क्या वो उसे नीची नजर से देखते हैं? और अगर ऐसा है तो ये भी पता लगाना, ये सब आखिर कितनी हद तक हो रहा है। इतना कहकर आयशा ने एना के हाथ में एक छोटा सा थैला रख दिया। थैले का वजन ही बता रहा था। उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स और ज्वेल्स भरे हुए थे। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। अगर इस दुनिया में किसी चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है तो वो सिर्फ बातें नहीं, गोल्ड है। फिर उसने एना की तरफ देखकर कहा, पिछले 3 साल से मेरे साथ काम करते हुए ये बात तुम अच्छी तरह सीख चुकी हो, है ना? एना समझ गई। मेड्स इतनी आसानी से अपने एस्टेट के राज नहीं बताने वाली थी, लेकिन अगर गोल्ड सामने हो तो कई बंद मुंह भी खुल जाते हैं। उसी समय 2 मेड्स वहां से गुजर रही थी। दोनों धीमी आवाज में आपस में बातें कर रही थी, और उनकी बातों का विषय था काउंटेस। एक मेड ने कांपती आवाज में कहा, वो सच में बहुत डरावनी हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी हद तक कर दी। दूसरी मेड ने गहरी सांस ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अपने पैरों से खून निकल रहा हो। लेकिन उसके बाद भी यंग मास्टर जिद
करके वॉक पर चले गए। पहली मेड ने सिर हिलाया। यंग मास्टर भी बिल्कुल हिज ग्रेस की तरह जिद्दी हैं। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन काउंटेस ने जो किया वो सजा नहीं थी, वो सीधा सीधा अब्यूज था। बस इतनी सी बात सुनकर ही एना समझ गई कि एबल के लेसन के नाम पर क्या हो रहा था। वो पढ़ाई नहीं, जुल्म था। यही सही मौका था। एना तुरंत उनके पास गई, धीरे धीरे उनसे बातें शुरू की और सही समय देकर गोल्ड कॉइन का सहारा लिया। और कुछ ही देर में दोनों मेड्स ने स्टेट के कई राज खोल दिए। थोड़ी देर बाद एना वापस आयशा के पास पहुंची। उसने जो कुछ भी पता लगाया था सब विस्तार से बता दिया। पूरी बात सुनते ही आयशा का चेहरा गुस्से से भर गया। अब किसी सफाई की जरूरत ही नहीं थी। काउंटेस ने एटिकेट के नाम पर एबल को सजा दी थी। आयशा पहले ही समझ चुकी थी ये सब सिर्फ बहाना था, असलियत उससे भी कहीं ज्यादा भयानक थी। मेड्स ने बताया काउंटेस ने एबल के पैरों के पिंडली पर इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी चमड़ी तक फट गई। हर कदम पर जमीन पर खून की बूंदें गिर रही थी। सर्वेंट्स को पूरा फर्श धोना पड़ा, लेकिन इतना खून बहा था कि सफाई के बाद बकेट का पानी भी लाल हो गया। ये सुनते ही आयशा ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ 10 साल का बच्चा, उसने मन ही मन कहा। इतनी सी उम्र में बच्चे मासूम होते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें समझाया जाता है, इस तरह पीटा नहीं जाता। यही उसका मानना था। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर कभी मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें कभी इस तरह की सजा नहीं दूंगी। आयशा का अपना बचपन भी आसान नहीं था। उसका पिता शराबी था, उसकी माँ हर समय काम और तनाव में डूबी रहती थी और उन दोनों के बीच सबसे ज्यादा पिसती थी आयशा। उसका बचपन मारपीट, चिल्लाने और अब्यूजिंग के बीच बीता था। सिर्फ शरीर पर पड़े जख्म ही नहीं बल्कि वो गालियां भी, जिसका मतलब वो उस उम्र में ठीक से समझ भी नहीं पाती थी, उसके दिल पर गहरे जख्म छोड़ गए थे। शायद इसी वजह से वो हमेशा किसी के प्यार के लिए तरसती रही। शायद इसी वजह से वो फिक्शन कैरेक्टर से इतना प्यार करने लगी। उसे लगता था अगर वो उन्हें पूरे दिल से प्यार करेगी तो शायद किसी दिन उन्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। इतना सब होने के बाद भी वो अपने माता पिता से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ नहीं पाई। आखिर वो उसके माता पिता थे, लेकिन उन्हें उसकी याद सिर्फ तब आती थी जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी। और सबसे दर्द की बात, उन्होंने कभी एक बार भी उससे माफी नहीं मांगी। बहुत लंबे समय तक आयशा खुद से यही कहती रही कि उसने उन्हें माफ कर दिया है और वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सच क्या था, वो ट्रॉमा कभी गया ही नहीं था। उसने बस उसे अपने अंदर दबाकर रखा था, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो कि वो फिर से बाहर आ जाए। और अब उसे एक बात समझ आ रही थी, जब एबल बड़ा होगा तो हो सकता है वो भी बिल्कुल उसी की तरह महसूस करे जैसे वो करती थी। लेकिन बचपन के घाव इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। दर्द की मेमोरीज ऐसे गायब नहीं हो जाती जैसे वो कभी हुई ही ना हो। भले ही वो मार खाने वाले दिनों से आगे निकल चुकी थी, लेकिन वो ड्रामास और मेमोरीज आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। आयशा ने एग्नेथ गैसवेल का बैकग्राउंड समझने की कितनी भी कोशिश की हो, उस औरत की रीजनिंग कितनी भी लॉजिकल क्यों न लगती हो, आयशा चाइल्ड अब्यूज को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। क्योंकि अगर कोई एबल के दर्द को सच में समझ सकता था तो वो थी आयशा। बिना एक पल सोचे आयशा घूमी और सीधी काउंटेस की तरफ बढ़ गई। वेट माय लेडी प्लीज, पहले थोड़ा सोच लीजिए। एना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आयशा को अब किसी की परवाह नहीं थी। ड्यूक खुद उससे कह चुका था कि वो जैसे चाहे वैसा कर सकती है। शुरुआत में आयशा ने सोचा था कि वो लॉन्ग गेम खेलेगी, धीरे धीरे काउंटेस का दिल जीतेगी, उनके रिश्ते को बेहतर करेगी और अपने लिए एक पीसफुल एंडिंग सुनिश्चित करेगी। लेकिन अब जब उसने सच में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वो कभी भी इन बेकार के माइंड्स गेम्स को सहने वालों में से नहीं रही थी। और वैसे भी उसने इन गेम्स में साथ देकर कभी कोई सो कॉल्ड गुड एंडिंग आते हुए नहीं देखी थी। आई विल बी बैक एना, आयशा ने कहा, और बस उसी पल से तूफान आने वाला था। काउंटेस का रूम। You said you have something to say in regarding to what happened yesterday. काउंटेस ने ठंडे अंदाज में कहा। आयशा ने रिस्पेक्ट से झुकते हुए पोलाइटनेस से कहा, Yes, if it's all right. Would you dismiss your mates? क्योंकि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन ये एक बड़ी गलती थी क्योंकि आयशा यहाँ नाइस बनने नहीं आई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।